हेलो एवरीवन, तो आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री लर्नर्स पॉइंट पर। जैसे कि हम सोल्व करते हैं एग्रीकल्चर के 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, तो जिसका पार्ट नंबर 8 ये रहने वाला है। अब याद है इस सीरीज से चाहिए वो आपकी एंट्रेंस एग्जाम हो या फिर किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सभी के लिए ये सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए याद रखिएगा, अगर आपने इस सीरीज के किसी भी पार्ट को मिस किया है तो आपको सभी पार्ट के लिंक आई बटन पे देखने को मिल जाएगी, तो वहाँ पर आप सभी पार्ट को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ऐसे एग्रीकल्चर रिलेटेड डेली वीडियोस पाना चाहते हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो पास का बेल आइकन आएगा तो इसे ऑल पर जरूर दबा देना, जिससे जब भी हमारा कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो आपको नोटिफिकेशन साथ साथ मिलती रहे। ठीक है, चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि यहाँ एक कॉमन क्वेश्चन है और ये आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है। करनाल बंट नामक रोग किस फसल से संबंधित होता है? तो अगर हम बात करते हैं यार हाँ, जो करनाल बंट होता है तो सबसे पहले तो ये किसके द्वारा होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये होता है यहाँ नेबोवसिया इंडिका के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है यार देखिएगा, नेबोवसिया इंडिका के द्वारा होता है। और अगर हम बात करते हैं किस में होता है तो ये होता है यहाँ गेहूँ में होता है। किस में होता है यार हाँ, करनाल बंट ये होता है सबसे पहले तो गेहूँ में होता है। किसके द्वारा होता है? नेबोवसिया इंडिका के द्वारा होता है। और याद रखिए करनाल बंट तो इसमें एक विशेष गंध आती है। मान लीजिए कोई से भी खेत में अगर करनाल बंट हो जाता है तो उससे क्या होता है, उस फील्ड में उस खेत में एक विशेष तरह की गंध आती है। वो कौन सी आती है? हाँ, सड़ी हुई मछली जैसी। कौन सी आती है यार? हाँ, सड़ी हुई जो मछली होती है तो उससे ऐसी गंध आती है जिस खेत में यहाँ करनाल बंट डिजीज हो जाती है। ठीक है, इससे संबंधित ये क्वेश्चन से मोस्ट इंपॉर्टेंट थे जिन्हें आप नोट भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा पोषक तत्व पौधे के लिए आवश्यक नहीं है? यहाँ पर पूछा गया नहीं है। ठीक है, एसेंशियल कौन सा नहीं है? सबसे पहले इसके लिए आपको ऑप्शंस देखने होंगे कि मैग्नीशियम, गंधक, आर्गन या फिर तांबा। तो याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं मैग्नीशियम और सल्फर तो ये दोनों क्या होते हैं यहाँ, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट होते हैं, मतलब ये सभी पौधों को आवश्यक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं तांबा तो तांबा भी क्या होता है, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है, मतलब इसकी भी जरूरत होती है प्लांट को। लेकिन अगर हम बात करते हैं आर्गन जो क्या होती है, एक गैस होती है, तो यहाँ आर्गन की पौधों को आवश्यकता नहीं होती है। तो राइट आंसर कौन सा है? क्वेश्चन में यही तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा इनमें से कौन सा पोषक तत्व तो ऐसा है जो कि पौधों को आवश्यक नहीं होता है। तो राइट आंसर कौन सा है? थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी किस्में गेहूं की नहीं है? ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर पूछा है गेहूं की कौन सी किस्में नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी आप इजीली सोल्व कर सकते हो कि राज 3077। तो आप सभी को पता है यार एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वेराइटी है जिससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है कि राज 3077 किसकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वेराइटी होती है? गेहूं की होती है। अगर हम बात करते हैं लॉक फर्स्ट तो लॉक फर्स्ट भी किसकी होती है? गेहूं की होती है। अगर हम बात करते हैं राज 3777 तो ये भी किसकी होती है? यहाँ गेहूं की होती है। मतलब आपका राइट आंसर कौन सा है? फोर्थ ऑप्शन, GNG 663। ये क्या होती है? यहाँ गेहूं की नहीं होती है। किसकी होती है? अब ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा कि हमने इन तीनों के बारे में तो डिस्कस कर लिया कि राज 3077, लॉक फर्स्ट और राज 3777 ये सभी किसकी होती है? हाँ, गेहूं की होती है। लेकिन GNG 663 ये गेहूं की नहीं होती है। तो इसका तो राइट आंसर क्या है? फोर्थ ऑप्शन है। लेकिन अब ये किसकी वैरायटी है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा। ठीक है, तो जल्दी से सभी स्टूडेंट GNG 663 किसकी किस्म है ये आपको सभी को कमेंट में बताना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक इजी क्वेश्चन है कि पेडी या रेटूनिंग निम्न में से किस फसल से संबंधित है? तो याद रखिएगा, ये हमने जो पिछला क्लास था हमारा उसी में सोल्व किया है कि पेडी या रेटूनिंग तो ये किस में की जाती है? ये की जाती है हाँ, गन्ने में की जाती है। किस में की जाती है? गन्ने में की जाती है। अब ये होती क्या है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा, मुख्यतः रेटूनिंग से मुख्यतः 3 क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कि सबसे पहले तो ये पूछा जाता है कि रेटूनिंग होती क्या है, कि पेड़ की फसल लेना होता क्या है, ये आपसे पूछा जाता है। तो मान लीजिए ये है हमारा गन्ने का प्लांट, तो इससे क्या आता है, जब ये मैच्योर हो जाता है, जब ये परिपक्व हो जाता है गन्ने का प्लांट, तो उससे क्या करते हैं हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो हार्वेस्ट करने के बाद जो डंठल बच जाता है या फिर जो तने का अवशेष बच जाता है, तो इस तने से ही क्या लेना, नेक्स्ट सीजन में क्रॉप लेना ही क्या कहलाता है? रेटूनिंग या पेड़ी की फसल लेना कहलाता है। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है। सेकंड क्वेश्चन इससे बनता है कि मान लीजिए अगर आप कितनी बार लेना चाहते हो, यानी कितनी बार ले सकते हो, ये होता है। ठीक है, कि कितनी बार आप ले सकते हो पेड़ी की फसल। तो सामान्यतः यहाँ 1 साल तक आप इजीली ले सकते हो। याद रखिएगा, 1 साल आप अच्छे से ले सकते हो, जिससे क्या होती है जो यील्ड है वो भी अच्छी मिल जाती है, अच्छी खासी।
इसलिए आपको यहाँ सामान्यतः है, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेड़ी की फसल कितनी बार ली जाती है, तो मुख्यतः एक बार ली जाती है। कितनी बार ली जाती है? मुख्यतः एक बार ली जाती है। सेकंड क्वेश्चन हमने क्लियर किया। थर्ड क्वेश्चन इससे बनता है कि याद रखिएगा इसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक देनी होती है, जो कि मेन फसल होती है। जैसे कि याद रखना, अगर आप पेड़ी की फसल ले रहे हो, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं हम, अधिक नाइट्रोजन देने की आवश्यकता होती है। अधिक नाइट्रोजन देने की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ याद रखना, अधिक हम नाइट्रोजन तो देंगे, लेकिन यहाँ पेड़ी की फसल से जो यील्ड हमें प्राप्त होती है, जो उत्पादन हमें प्राप्त होता है, वो यहाँ मेन क्रॉप से कम प्राप्त होता है। याद रखिएगा कि सबसे पहले तो हमने क्या किया कि पेड़ की फसल के बारे में हमने डेफिनेशन क्लियर की। उसके बाद में हमने क्या किया, सेकंड क्वेश्चन इससे बनता है, याद रखिएगा कि मुख्यतः कितनी बार ली जाती है? एक बार ली जाती है। थर्ड क्वेश्चन इससे बनता है कि इसमें यहाँ नाइट्रोजन की मात्रा अधिक देनी होती है, लेकिन जो इससे यानी पेड़ की फसल से जो उत्पादन होता है वो मेन फसल से कम प्राप्त होता है। ठीक है, तीनों क्वेश्चन क्लियर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ एक सिलेक्टेड क्वेश्चन है कि खरपतवार नियंत्रण के लिए 2,4-D सुरक्षित रूप से कौन सी फसल में उपयोग किया जा सकता है? सुरक्षित माना गया है, यानी किस फसल के लिए 2,4-D को सुरक्षित माना गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं 2,4-D सुरक्षित किसके लिए माना गया है, कौन सी फसल के लिए माना गया है, तो ये माना गया है गेहूं फसल के लिए माना गया है। किसके लिए माना गया है? गेहूं फसल के लिए माना जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ याद रखिएगा, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गेहूं में 2,4-D का प्रयोग कब किया जाता है, तो ये मुख्यतः किया जाता है यहाँ जो 30 से 35 दिन के बाद। अगर मान लीजिए कि गेहूं की आपने आज सोविंग की, तो आज से 30 से 35 दिन बाद में हम 2,4-D का इजीली प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, मुख्यतः ये दो क्वेश्चन बनते हैं 2,4-D संबंधित गेहूं में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है कि 100 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट में कितने किलोग्राम फास्फोरस प्राप्त होता है? मतलब यहाँ पर आपसे पूछा है एसएसपी में जो फास्फोरस होता है ये कितना पाइसा है? तो याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं एसएसपी, तो एसएसपी में फास्फोरस कितना होता है? 16% होता है। और अगर हम बात करते हैं डीएसपी मतलब डबल सुपर फास्फेट, तो उसमें कितना होता है? 32% होता है। अगर हम बात करते हैं क्या टीएसपी मतलब ट्रिपल सुपर फास्फेट, तो उसमें कितना पाइसा है? 48 किलोग्राम पाइसा है। याद रखिएगा, दोबारा से आप देख सकते हो कि मुख्यतः ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है सिंगल सुपर फास्फेट। सिंगल सुपर फास्फेट में फास्फोरस कितना होता है? 16% होता है, मतलब 16 किलोग्राम होता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ डीएसपी मतलब डबल सुपर फास्फेट, तो डबल सुपर फास्फेट में कितना होता है फास्फोरस? 32% होता है। अगर हम बात करते हैं टीएसपी, टीएसपी का मतलब होता है ट्रिपल सुपर फास्फेट, तो इसमें कितना किलोग्राम होता है फास्फोरस? ये होता है यहाँ 48 किलोग्राम होता है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज पूछा गया है कि राजस्थान में रबी के दौरान फसलों के सबसे ज्यादा क्षेत्रफल की सिंचाई निम्नलिखित के द्वारा की जाती है। मतलब यहाँ पर आपको दे रखा है रबी की सीजन, और यहाँ पर आपसे पूछा गया जो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर जो सिंचाई की जाती है, जो इरिगेशन का सोर्स होता है, स्रोत होता है, वो होता क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये तो आपको सभी को पता है कि यार राजस्थान में सबसे ज्यादा सिंचाई किन जल स्रोतों के द्वारा की जाती है? वो की जाती है यहाँ कुएं और नलकूप के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? कुएं व नलकूप के द्वारा की जाती है। ठीक है, जिसे आप मोटर बोलते हो उसे नलकूप के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, जिसे आप बोलते हो मोटर, तो क्या होती है? नलकूप होता है। मतलब याद रखिएगा, राजस्थान में सबसे ज्यादा सिंचाई किसके द्वारा की जाती है? कुएं व नलकूप के द्वारा की जाती है। इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में ज्वार फसल की जगह कौन सी फसल ले ली गई है? यहाँ पर आपको दिया गया है यहाँ ज्वार फसल की जगह किस फसल को स्थानांतरित कर लिया गया है, या फिर उस फसल को हम सबसे ज्यादा ग्रो करते हैं, तो कौन सी फसल है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ग्वार, पर्ल मिलेट, मूंगफली या फिर सोयाबीन। तो अगर हम बात करते हैं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, तो यहाँ दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, तो इसमें सबसे ज्यादा कौन सी फसल को लिया जाता है? ये लिया जाता है सोयाबीन को लिया जाता है। किस फसल को लिया जाता है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में ज्वार की जगह? ये लिया जाता है यहाँ सोयाबीन को लिया जाता है। और सोयाबीन में ऑयल कंटेंट कितना होता है? 20%। और अगर हम बात करते हैं प्रोटीन कंटेंट, तो प्रोटीन कंटेंट कितना होता है इसमें? 45% होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये भी सोयाबीन से ही संबंधित है, और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सोयाबीन की अधिक उपज देने वाली कौन सी किस्म राजस्थान के सबसे बड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो कौन सी फसल होती है या फिर कौन सी किस्म होती है जिसे सबसे ज्यादा अधिक यील्ड देने के लिए उगाया जाता है? मैक्स 13 होती है, मोनिटो होती है, JS 3035 होती है, या फिर JS 7105 होती है। तो आपका राइट आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि सोयाबीन की हाई यील्ड वेराइटी कौन सी होती है जिसे सबसे ज्यादा बड़े क्षेत्रफल पर
उगाया जाता है, ग्रो किया जाता है। तो कौन सी होती है यहाँ? मोनिटो होती है। कौन सी होती है यहाँ? मोनिटो होती है, जिसकी हाई यील्ड होती है और इसी के कारण यहाँ इससे सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर, सबसे ज़्यादा एरिया पर ग्रो किया जाता है। अब यहाँ पर आप एक और नोट कर सकते हो, एक और क्वेश्चन कि याद रखिए कि गौरव और मोनिटो किसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट वेराइटी होती है? तो गौरव और मोनिटो याद रखना, ये दोनों ही किसकी होती है यहाँ? सोयाबीन की होती है। किसकी होती है यहाँ? सोयाबीन की होती है। ठीक है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि गौरव और मोनिटो किसकी किस्म होती है? तो ये होती है सोयाबीन की होती है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि खरीफ में अधिकतम उपज प्राप्त करने के लिए अब क्या करते हैं, इसके लिए आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आप सभी ऑप्शंस को एक बार ध्यान से देख लीजिए कि बीज वर्षा के बाद एक हल चलाकर डालना चाहिए, बीज जल सिक्त करने वाली वर्षा होने के ठीक बाद डालना चाहिए, बीज उर्वरक की मात्रा के साथ डालना चाहिए, फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं खरीफ में हमें जब हाई यील्ड लेनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ बीज जल सिक्त करने वाली वर्षा होने के ठीक बाद डालना चाहिए। मतलब वर्षा होने के तुरंत बाद क्या करते हैं? सोविंग कर देते हैं। उससे क्या होता है? यहाँ हाई यील्ड प्राप्त हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गन्ने की फसल के लिए नाइट्रोजन की मात्रा प्रति हेक्टेयर औसत आवश्यकता कितनी होती है, ये आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं गन्ने की फसल के लिए, शुगर केन के लिए नाइट्रोजन की मात्रा, तो ये प्रति हेक्टेयर कितनी दी जाती है? ये दी जाती है यहाँ 125 से 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितनी दी जाती है? याद रखिएगा, नाइट्रोजन की मात्रा प्रति हेक्टेयर ये दी जाती है 125 से 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और याद रखिएगा कि जो नाइट्रोजन की मात्रा 125 से 150 के समथिंग ही रहनी है। अगर आपने इससे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन दे दी है खेत में, तो उससे क्या होता है? यहाँ जो पायरिला होता है, यहाँ मेजर इंसेक्ट होता है शुगर केन का, तो इसका अटैक बढ़ जाता है, इसका प्रकोप बढ़ जाता है। याद रखिएगा कि नाइट्रोजन की मात्रा कितनी दी जाती है? 125 से 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दी जाती है। अगर इससे हमने ज़्यादा दे देते हैं नाइट्रोजन, तो उससे क्या होता है? यहाँ पायरिला का प्रकोप बढ़ जाता है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो सबसे पहले कर दीजिए वीडियो एक लाइक, इस वीडियो को दीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और डेली वीडियोस पाना चाहते हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो पास का बेल आइकन आएगा तो इसे ऑल पर जरूर दबा देना, जिससे जब भी हमारे कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक बार डाली गई जैव खाद फसल की उत्पादन में कितनी अवधि के लिए प्रभावी रहती है? यहाँ पर पूछा गया है ना जैव खाद के लिए, मतलब यहाँ आप ऑर्गेनिक का यूज कर रहे हो, तो ऑर्गेनिक का प्रकोप या जो प्रभाव रहता है फील्ड, यानी जो आपका फील्ड होता है, जो आपका खेत होता है, तो उसमें कितने समय तक प्रभावी रहता है वो जैविक खाद, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2 से 3 साल के लिए, 4 से 5 साल के लिए, 1 से 2 साल के लिए, फिर 5 वर्ष से अधिक के लिए। तो यहाँ पर एक बात आपके माइंड में सेट कर लीजिए कि अगर आपको कभी भी पूछाता है रासायनिक खाद, मतलब यहाँ आप जो केमिकल का यूज करते हो उसका प्रकोप यहाँ केवल सीजन तक रह सकता है या फिर 1 साल तक ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, केवल सीजन तक रहता है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा भी लगाना चाहते हो तो 1 साल आप लगा सकते हो, अगर मान लीजिए आपने किसी भी रसायन का प्रयोग किया है अपने खेत में। लेकिन अगर हम बात करते हैं जो ऑर्गेनिक खाद होती है, तो उसका अगर आप प्रयोग करते हो खेत में, तो उसका जो अटैक रहता है, जो इफेक्ट रहता है खेत पर या फिर जो प्रभाव रहता है उस पर, तो ये कितने साल तक रहता है? ये रहता है यहाँ 2 से 3 साल के लिए। याद रखिएगा, जैव खाद हमारे अगर हम यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग या फिर ऑर्गेनिक खाद का अगर हम यूज़ करते हैं तो उसका प्रकोप कितने साल तक रहता है? 2 से 3 साल तक रहता है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ रासायनों का, तो रसायनों का प्रयोग केवल सीजन तक या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक रहता है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किसी मौसम में फसलों का औसत उत्पादन मुख्यतः किस कारण से कम हो जाता है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया कम क्यों हो जाता है औसत उत्पादन, इसका कारण क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो याद रखिए, राजस्थान की एक मेजर प्रॉब्लम होती है, राजस्थान की जो वर्षा होती है उसकी एक मेजर प्रॉब्लम होती है, एक मुख्य समस्या होती है, और वो क्या होती है यहाँ? कम वर्षा व असमान वितरण। मतलब सबसे पहले तो क्या है कमी राजस्थान में? यहाँ कम वर्षा होती है। ठीक है, और सेकंड जो होती है कमी, ये क्या होती है? यहाँ कम वर्षा तो होती है, लेकिन जो वर्षा होती है असमान वितरण होता है इसका। ठीक है, यानी कहाँ पर ज़्यादा है कहाँ पर कम है, ऐसे होता है, मतलब असमान वितरण भी इसकी एक मेजर प्रॉब्लम होती है। तो अब याद रखिएगा ये दोनों प्रॉब्लम है, तो इसके कारण एक और क्वेश्चन आपका बन जाता है कि राजस्थान में कम वर्षा होती है, लेकिन इसका कारण क्या होता है, ये आपसे पूछा जाता है। तो इसका आप ये दे सकते हो यहाँ असमान वितरण। ठीक है, इसका राइट आंसर आप क्या दे सकते हो? असमान वितरण के कारण कम वर्षा होती है राजस्थान में।
ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो इससे बनता है, मान लीजिए इसी ऑप्शन से, तो ये बनता है कि राजस्थान में अकाल जैसी समस्या कब आ जाती है या फिर क्यों आ जाती है। तो क्यों आ जाती है उसका रीजन भी यही है क्योंकि यहाँ पर कम वर्षा होती है और अगर वर्षा होती है तो उसका असमान वितरण होता है, इसलिए यहाँ अकाल जैसी समस्या राजस्थान में आ जाती है। ठीक है, ये इस दोनों क्वेश्चन से राजस्थान से संबंधित ये भी आपको ध्यान रखना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ब्रेडर द्वारा बढ़ोतरी उत्पादित तथा सप्लाई किए गए बीज को कहा जाता है, किस नाम से जाना चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। तो ब्रेडर द्वारा तो वो कौन सा होता है यहाँ, मूलाधार बीज होता है। कौन सा होता है, ब्रेडर द्वारा बढ़ोतरी उत्पादित एवं सप्लाई किए जाने वाला बीज, तो वो कौन सा होता है, मूल आधार बीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो कि फसलों में उर्वरक के पोषण की अधिकतम दक्षता के लिए, अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए इसे डाला जाना चाहिए। अब याद रखिएगा, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि आपको उर्वरक की दक्षता बढ़ानी है। उर्वरक की उपयोग दक्षता अगर आपको बढ़ानी है तो उसके लिए आप क्या करोगे, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आप पहले ऑप्शंस देख लीजिए कि बिखेर कर बीज तथा उर्वरक को मिलाकर ड्रिल के द्वारा, बीज है उर्वरक मशीन, ड्रिल के द्वारा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए कि फसलों में उर्वरक जो हम प्रयोग करते हैं तो उसकी उपयोग दक्षता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं जो उर्वरक अगर आपको अधिकतम दक्षता प्राप्त करनी है या फिर उसकी दक्षता आपको बढ़ानी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम बीज तथा उर्वरक को मिलाकर ड्रिल मशीन के द्वारा हम प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे हम, याद रखना, उर्वरक की दक्षता बढ़ाने के लिए कि बीज और उर्वरक दोनों को आपस में मिलाकर जो ड्रिल मशीन होती है, तो इस ड्रिल मशीन के द्वारा हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ ड्रिल मशीन सबसे बेस्ट माना जाता है। एक सोविंग का मेथड भी होता है, एक फर्टिलाइजर का भी मेथड होता है। ठीक है, इसमें दोनों का ही हम आसानी से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अमेरिकन कपास का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो याद रखिएगा, अमेरिकन कपास। तो यहाँ पर पहले आप ऑप्शंस देख लीजिए, ठीक है, कि गोसिपियम अर्बोरियम, गोसिपियम हर्बेसियस, गोसिपियम बारबेडेंस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर क्या रहेगा, तो ये रहेगा गोसिपियम बारबेडेंस। याद रखिएगा, अमेरिकन कपास का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, गोसिपियम बारबेडेंस होता है। क्या होता है, बारबेडेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एट्राजिन शाकनाशी कौन सी फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए सही है। मतलब यहाँ एट्राजिन आपको दे रखा है। याद रखिएगा, ये भी एक सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसे भी आप नोट कर सकते हो कि एट्राजिन का प्रयोग मुख्यतः किस फसल में किया जाता है। कपास में किया जाता है, सोयाबीन में किया जाता है, उड़द में किया जाता है, फिर मक्का में किया जाता है। तो अगर हम बात करते हैं एट्राजिन का प्रयोग, तो ये किस फसल में किया जाता है, यहाँ सबसे ज्यादा ये किया जाता है मक्के में किया जाता है। सिमेजिन और एट्राजिन दोनों का याद रखिएगा कि सिमेजिन और एट्राजिन इन दोनों का प्रयोग किस फसल में किया जाता है, सबसे ज्यादा ये किया जाता है मक्का में किया जाता है, मेज में किया जाता है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मृदा में घुलनशील लवणों की मात्रा क्रांतिक अवस्था से ज्यादा हो जाती है तो फसल बढ़वार पर प्रतिकूल असर पड़ता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि वो कौन सी प्रकार की मृदा है, लवणीय मृदा है, तेजाबी मृदा है, सारी मृदा है, फिर इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, यहाँ पर आपको एक कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में कि मृदा में घुलनशील लवणों की मात्रा क्रांतिक अवस्था से ज्यादा हो जाती है, जिसका प्रभाव क्या करता है, फसल की बढ़वार को रोक देता है। तो ये कौन सी फसल है या फिर कौन सी सोइल है, कौन सी सोइल है। सोइल का यहाँ पर आपसे पूछा गया है प्रकार। ठीक है, यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखे हैं कि लवणीय मृदा, तेजाबी मृदा, क्षारीय मृदा, फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको स्पष्ट तो दे रखा है कि घुलनशील लवणों की क्रांतिक सांद्रता क्या हो जाती है, जम जाती है, क्रांतिक अवस्था ज्यादा हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है, वो लवणीय सोइल है, क्योंकि लवणी तो वहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं ना। अगर मान लीजिए किसी भी सोइल में लवण एकत्रित हो रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, वो किस प्रकार की सोइल बनेगी, लवण जैसी तो बनेगी, मतलब लवणीय मृदा होती है। राइट आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक इजी क्वेश्चन है, एक कॉमन क्वेश्चन है कि कौन सी फसल को उगाने में जल भराव की आवश्यकता होती है। तो अगर हम बात करते हैं कौन सी फसल को उगाने में जल भराव की आवश्यकता होती है तो किसकी होती है, याद रखिएगा, ये होती है, हाँ, धान की होती है। यहाँ पर पूछा गया जल भराव की आवश्यकता, मतलब वाटर लॉगिंग कंडीशन। वाटर लॉगिंग कंडीशन किस फसल के लिए आवश्यक होती है, धान फसल के लिए आवश्यक होती है। किस फसल के लिए आवश्यक होती है, धान फसल के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि निम्न में से कौन सी फसल कम तापमान से सबसे अधिक प्रभावित होती है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर आपसे पूछा है सबसे कम, निम्न में से ऐसी कौन सी फसल है जो कि यहाँ कम तापमान से सबसे अधिक प्रभावित होती है। तो कौन सी फसल होती है, यहाँ सरसों होती है। याद रखिएगा, क्वेश्चन में आपसे पूछा है सबसे यानी कम टेम्परेचर पर सबसे अधिक प्रभावित होती है, लेकिन वो कौन सी फसल होती है, वो होती है यहाँ सरसों होती है।
मस्टर्ड होती है। और इसके साथ साथ एक लास्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सरसों की बात कर रहे हैं तो यहाँ सरसों का जो पुष्कर्म होता है, सरसों का जो पुष्कर्म होता है तो उसे किस नाम से जाना जाता है, उसे बोला जाता है सिलिक्वा के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, किस नाम से जाना जाता है, सिलिक्वा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से वीडियो कर दीजिए एक लाइक, इस वीडियो कर दें अपने दोस्तों के साथ शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट बाय, टेक केयर।